उसको चेला को भी सबको, क्या ना लास्ट टाइम तो वही रहता है तुम्हें का। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो देखो हम बताए थे कि सेल वॉल जो था वो नॉन लिविंग था, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये बताए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन किसके में आउटर मोस्ट लेयर के रूप में काम करता है? प्लांट में कि एनिमल में? एनिमल में। ऐसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है। अब आइए, लेकिन प्लांट में आउटर वाला प्लांट में ये आउटर मोस्ट लेयर के रूप में काम करेगा, ठीक है। सॉरी एनिमल में आउटर मोस्ट लिविंग के आउटर मोस्ट लेयर की तरह काम करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है फ्लेक्सिबल होता है और लिविंग होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज से बना रहता है? तो प्रोटीन और लिपिड से। क्या चीज से बना रहेगा? इसका लेयर क्या चीज से बना रहता है? प्रोटीन और लिपिड से। और ये प्रोटीन और लेयर किस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए प्रोटीन और लेयर कौन बना के देता है? बता दो। राइबोसोम। राइबोसोम देगा। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ईआर वो देता है। उसमें जो राइबोसोम्स रहता है वो प्रोटीन देगा और जो सॉफ्ट ईआर है वो लिपिड बना के देगा इसको, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एसपीएम है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, लेकिन जो सेल वॉल था वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं था। तो इसमें बस इतना तक लिख लेना, ठीक है। ये चारों पॉइंट, ठीक है, फिर से लिख लेना क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है। और जो मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो दो टाइप से हो सकता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जो झिल्ली है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें से कोई भी चीज़ क्या होता है? अंदर आता है बाहर जाता है, ठीक है। लेकिन एसपीएम में ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और इसमें जो मूवमेंट होगा दो तरीके से होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट। एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा कि इसमें भी मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर। अब उस दिन बताए थे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब हायर से लोअर, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब लोअर से हायर कंसंट्रेशन की हो। तो जब तुमको हायर से लोअर जाना है तो एनर्जी रिक्वायर है क्या? नहीं। हाई से बीर वाली जगह से कम बीर वाली जगह में से ही चल जाएगा। लेकिन जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाना है तो इसमें एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड है। और ये जो हायर से लोअर जाते हैं तो ये स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन लोअर से हायर जाते हैं तो रैपिड प्रोसेस होता है। और ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है। उसके बाद याद रखना है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर से लोअर, तो इसमें कैसा मॉलिक्यूल्स होता है? स्मॉलर की लार्जर? तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मॉलिक्यूल्स का लोअर से हायर, तो कैसा होता है? तो लार्ज मॉलिक्यूल्स का। पैसिव ट्रांसपोर्ट का दो टाइप से, मुंह कैसे दिखता है ना, देखो पैसिव उतना सुंदर नहीं है मुंह। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला पॉइंट छोड़ के बाकी तुम सारा लिख सकते हो, बाकी तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। वो भी लिख लिया, फिर से लिख लेगा तब पाप हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको याद रखना अगर ये सवाल पूछे कि वाई इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर क्या दोगे? तो इसका आंसर ये क्वेश्चन लिख के इसका आंसर ये लिख दोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज ये अलाउ करता है एंट्री और एग्जिट, आने भी देगा और एग्जिट भी देगा। लेकिन कैसे मटेरियल को? सर्टेन या स्पेसिफिक मटेरियल को या इम्पोर्टेंट मटेरियल को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्योंकि अलाउ करेगा और जाने देगा कैसे मटेरियल को? स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल मतलब क्या हो गया? जो काम का चीज़ है, स्पेसिफिक बात, स्पेसिफिक मटेरियल, ठीक है। जैसे तुम अभी बिना स्पेसिफिक चीज़ के तुम बार बार मेरा मुंह देखता है। और उसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दो वो एग्जांपल बताइए। पैसिव ट्रांसपोर्ट है तुमको ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो अब है तो उसी का डिफ्यूजन के बारे में क्या होता है। तो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस एसएलजी, सॉलिड लिक्विड गैस अगर कोई भी चीज़ है अगर वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन के अंदर जा रहा है, पार्टिकल्स अगर सॉलिड लिक्विड गैस है अगर उसका मूवमेंट हो रहा है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन के अंदर, ठीक है ना, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार भी कर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा उस प्रोसेस को? डिफ्यूजन। देखो बता रहे जैसे कि डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि ये जो मान लो कि क्या है सेल है, इसके
बताओ ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब जो कोई भी मान लिए कि ये है सॉलिड, ठीक है, और ये मान ले रहे हैं गैस, बाप रे बाप कितना तेज़ी से बज रहा है रे, और ये है लिक्विड, ठीक है ना। तो मान लो कि ये सब अंदर में बहुत बहुत है, ठीक है ना। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन मतलब अंदर में इस चीज़ का मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और बाहर में लो कंसंट्रेशन है, मतलब अंदर में बाहर में सेल के बाहर में ये जो सॉलिड हो गया या फिर तुमको लिक्विड हो गया या फिर गैस हो गया, तो इसका कंसंट्रेशन कम है। लेकिन क्या है कि ये बाहर जाना चाहता है, और वो भी कैसे बाहर जाना चाहता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये इसको पार करके बाहर जाना चाहता है, चाहे ये जाए चाहे ये जाए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। जब तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शब्द लिखा रहना चाहिए डिफ्यूजन में। मान लो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चला भी गया बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पार किए, हो सकता है सेल में भी तो कोई जगह होगा जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगा। सेल से अंदर से मतलब नहीं है, ये एसपीएम वाला लेयर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको पार करके जाना चाहिए, ठीक है। तो डिफ्यूजन तीनों चीज़ का हो सकता है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। कब होगा, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करके जाएगा, पार करके जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया हुआ। आइए अब एक एक एग्जाम्पल समझते हैं, उसको लिख लेना पीछे डिफ्यूजन का। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे कोई वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। और ये सब कोई काम का नहीं है, कोई ज़रूरत बात नहीं, चल हटाइए। ऑस्मोसिस पे आते हैं, ठीक है ना। ऑस्मोसिस किसका एग्जांपल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जांपल ये भी। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, तो इसमें भी मूवमेंट होता है, इसमें भी क्या होता है, मूवमेंट होगा। डिफ्यूजन में भी हायर से लोअर की ओर जा रहा था, लोअर कंसंट्रेशन की ओर। ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं ये, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है कि जो डिफ्यूजन था इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस सब चीज़ पार होके जा रहा था हायर से लोअर। लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है इसमें केवल लिक्विड मटेरियल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट, वही पार करता है। और उसके बाद ये भी याद रखना है, इसको भी ये भी तब कहेंगे जब एसपीएम लेयर को पार करेगा। ऑस्मोसिस भी तब होगा जब एसपीएम लेयर को पार करेगा। एसपीएम लेयर मतलब सेमी परमिएबल लेयर, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, वो इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये बात है। ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोसिस एक तरीके से देखा जाए तो डिफ्यूजन का तो स्पेशल केस है। कैसे, डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पास होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड पास तो होता है। एक तरीके से वही उसी के अंदर आया कि नहीं, तो यही बात लिखा हुआ है। डिफ्यूजन का अंदर क्यों, तो अगर ऑस्मोसिस होता है तो हम कहेंगे कि यहाँ डिफ्यूजन, मतलब कहीं डिफ्यूजन हो रहा है तो वहाँ कहेंगे ऑस्मोसिस भी हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है तो कहेंगे डिफ्यूजन नहीं, जब कहीं पे ऑस्मोसिस हो रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि सॉरी, जब कहीं पे ऑस्मोसिस हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन जब कहीं पे डिफ्यूजन हो रहा है तो ये नहीं कह सकते, डिफ्यूजन हो रहा है, जब वाटर में डिफ्यूजन होगा तब कहेंगे। तो अगर तुमको अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए कि ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, बताइए क्यों, तो तुम बोलोगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर के कारण, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस बोथ अकर। दूसरा बात बोलेगे फॉर इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इन बोथ केस एसपीएम इज इन्वॉल्व, है कि नहीं। उसके बाद जो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो ये है एग्जाम्पल क्या है, तो देखो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल कहाँ होता है, तो देखो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे अमीबा हो गया, तो उन लोगों में ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। उसको पानी चाहिए तो क्या करेगा, ऑस्मोसिस। हम लोग में क्या हो, मतलब हम लोग तो मल्टी सेलुलर है, तो हम लोग में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। और रूट होता है ना, प्लांट्स का रूट, तो प्लांट में नीचे पानी देते हैं ना, लेकिन कैसे यहाँ तक के पत्ता को मिल जाता है, तो पानी रिस के क्या होता है, ऊपर जाता है। ये कौन प्रोसेस से जाता है, पूछता है ये सवाल, ऑस्मोसिस। कई बार पूछा हुआ है एमसीक्यू में, तो ये नोट कर लेना। अब इतना हो गया, ठीक है, ये कहानी हो गया। ये पढ़ा था, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना। अब चलो देखो, अगर तुमको मन करे
तो वो सब तो लिखना ही अलग अलग, लेकिन ऐसे भी लिखना, मन करे तो मन करे ना, ये लिखना है, ये सब लिखना है। डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस के बीच में अंतर बताइए, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन तो बता ही दिए हैं क्या, कि मूवमेंट होता है किसी भी Solid, सब्सटेंस liquid का, और gas। सॉलिड लिक्विड गैस का हायर कंसंट्रेशन से। लोअर कंसंट्रेशन की। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ Water। वाटर या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब ही होता है वाटर, सॉल्यूट मतलब कोई सॉलिड चीज हो गया। तो मूवमेंट मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स का, कैसे, हायर से। लोअर टू हायर ना। ए पगला, दोनों में हायर से लोअर ही होता है, नहीं बताया है, अच्छा हाँ, sorry। दोनों में हायर से, लोअर ही होता है। ठीक है ना, दोनों में हायर से। लोअर ही होता है। और जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना, जो डिफ्यूजन होता है ये सॉलिड लिक्विड गैस में होता है और ये केवल लिक्विड में होता है। इसमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, अगर पार भी कर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन के डिफ्यूजन में जरूरत है। नहीं है। ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की ज़रूरत है। और ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है ना। नहीं, हाँ नेचुरल प्रोसेस है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो ऑस्मोसिस है इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब उतना जो है वो कौन बताएगा तुमको, जो बात करो ना, जो बात इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है ना, यही से सवाल बनेगा। नीट की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद जो है ये तुमसे पूछा जाए ना कि कहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नीड है, तो क्या आंसर मार, ऑस्मोसिस में। ये एकदम वीबीआई चार्ट है, ठीक है। पीछे वाला अगर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का डिफिनीशन चाहे तो छोड़ भी सकता है, केवल यही ऐसे करके लिख लेना है, लिख लेंगे तो ज़्यादा सही है। बार बार पढ़ते रहोगे क्या अलग अलग तरीके से। अब तो यहाँ वो पे जो आप क्वेश्चन सब बोल रहे हो अब सब लिखेंगे, हाँ रे लिखेगा, मुंह से बोल रहे हो मतलब। हाँ तो कच्ची से बोल रहे हैं। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, सबसे पहले बताओ कि किसका एग्जांपल है, किस ट्रांसपोर्टेशन का, एक्टिव। इंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, पहली बात तो याद रखो कि दोनों प्रोसेस कहाँ पे होता है, अमीबा में। अगर अमीबा खाना लिया तो इंडोसाइटोसिस, अमीबा खाना निकाल दिया तो एक्सोसाइटोसिस, हाँ, यही वो है। सारा उसी से करते हैं ना, हाँ। क्या नाम है। चलो यहाँ पे देखो, द Vacuole। सेल इनगल्फ, वैक्यूल से ले लिया तो प्रोसेस को कहेंगे इंडोसाइटोसिस, अब वैक्यूल से निकाल छोड़ दिया तो एक्सोसाइटोसिस। द सेल इनगल्फ्स इन फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इज कॉल्ड एक इंडोसाइट। इंडो मतलब दो, एक्सो मतलब बाहर जो। एग्स निकालो। मार खाएगा। अरे वो यहाँ देखो कहते हैं जानवर, द सेल इनगल्फ्स इन फूड एंड अदर सब्सटेंस, सेल इनगल्फ करेगा मतलब लेगा फूड अदर सब्सटेंस, कहाँ से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, इंडोसाइटोसिस। द सेल स्पेल्स, स्पेल्स मतलब होता है बाहर निकालना, किसको निकालेगा, वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्ट फूड को, कहाँ से, वैक्यूल से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। ये मतलब ले लिया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, लेकिन अंदर में अनडाइजेस्ट हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, इसको बाहर निकाल देगा। गर्ल्स की जगह कोई और यूज कर सकते द सेल इंटर्स या द सेल टेक्स फूड एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है ना। ये हो गया इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। और ये देखो, ये यहाँ पे अगर तुमसे पूछे, अब ये तीनों पूछा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखो, इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी है, इसे कैसे करके पहले तो लिख लेंगे। देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूट मतलब क्या होता है, सॉलिड मटेरियल, और सॉल्वेंट मतलब लिक्विड मटेरियल्स। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर कोई मान लो ये सेल है, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि मोर सॉल्यूट आउटसाइड, लेस वाटर आउटसाइड, मोर सॉल्यूट आउटसाइड लेस वाटर आउटसाइड, देख सकते हो। लेकिन ये बड़ी कन्फ्यूजन वाला हो, ध्यान से देखो एक एक करके। आइए पहले इसको समझते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब भी बात आए हाइपर टेंशन लेकर तो आदमी क्या होता है, दुबला पतला हो जाता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल जो है वो पतला हो जाएगा। सेल पतला होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, सेल के अंदर का जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर मूव्स
इनसाइड टू आउटसाइड, Outside. मतलब अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। समझ में आ गया ये लाइन? और जब अंदर से पानी बाहर की ओर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? सिकुड़ श्रिंक जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? पानी क्यों बाहर जा रहा है? सेल को क्यों अपना मन है कि पानी जो इसको वाटर का मूवमेंट बाहर करे? क्योंकि बाहर में जो है सॉल्यूट की मात्रा कम है और सब और बस सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, अब पानी की मात्रा बाहर में कम है। इसी कारण सेल क्या किया? पानी छोड़ दिया। सेल क्या किया? पानी बाहर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। एकदम ध्यान से समझो, ठीक है? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये हुआ। हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाइपो पो, हाइपो पो। पो कौन करता है? मोटा आदमी। कौन करता है? मोटा आदमी। तो देखो हाइपो मतलब क्या है कि जब सेल फूल जाएगा, हाइपो में क्या होगा? सेल फूल जाएगा। तो सेल स्वेल्स होगा। स्वेल्स मतलब होता है फूलना। तो सेल कब फूलेगा? जब सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो कि कम हो? ज़्यादा। तो सेल के अंदर पानी मतलब आ रहा है कि पहले से था? नहीं, सेल के अंदर आ रहा है। तो वाटर मूव आउटसाइड टू इनसाइड, वाटर अंदर बाहर से अंदर की आ रहा है। अब बाहर से पानी जब अंदर की ओर क्यों आ रहा है? क्योंकि सेल के अंदर जरूर पानी क्या हुआ होगा? कम होगा। तो अब बाहर पानी क्या हुआ होगा? ज़्यादा। तो मोर वाटर आउटसाइड, लेस वाटर इनसाइड, लेस वाटर इनसाइड। और उसके बाद तुमको बाहर में सॉल्यूट की मात्रा क्या होगा? कम होगा। पानी ज़्यादा होगा तो सॉल्यूट की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। अब तुमसे ये पूछा जाए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो जब बाहर भी पानी की मात्रा सेम हो, अंदर भी पानी की मात्रा सेम हो, तो कोई मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा और सेल का साइज क्या होगा? रिमेन्स सेम, आइसोटोनिक। अब बिना देखे यहाँ पे बताना है। ठीक है, आइए एक हम लिखते हैं यहाँ पे हाइपरटोनिक, एक तरफ लिखते हैं हम यहाँ पे हाइपोटोनिक। हाइपर में सेल सबसे पहली बात क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक कब होगा? जब अपना पानी क्या करेगा? वो बाहर की ओर छोड़ेगा, बाहर की ओर निकालेगा। बाहर की ओर कब निकालेगा? जब आउटसाइड वाटर क्या होगा? कम होगा। बाहर के पानी को ज़रूरत है, बाहर में पानी की ज़रूरत है। आउटसाइड वाटर कम है, लेकिन इस समय भले ये पतला हो रहा है। क्यों पतला हो रहा है? इसके पास पैसा है तब तो दान कर रहा है, यानी कि इसके पास वाटर था ज़्यादा। इनसाइड सेल वाटर मोर। अब यहाँ पे देखो पो मतलब सेल मोटा रहा है। सेल कैसे मोटा रहा है? तो ये कहीं और से इसके में पानी आ रहा है। इसका मतलब बाहर में पानी तब ना अंदर में आ रहा है ज़्यादा। तो मोर वाटर आउटसाइड, लेस वाटर इनसाइड। सो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ हो रहा है? आउटसाइड टू इनसाइड। इसमें कहाँ हो रहा है? इनसाइड टू आउटसाइड। आइसोटोनिक में क्या होता है? नो वाटर मूवमेंट, नो वाटर मूवमेंट। उसके बाद क्या होगा? लेस मतलब सेम, सेल रिमेन सेम साइज। ठीक है, तो ये समझ गया, लिख लेना। चलो यहाँ पे बोल रहा है हाउ डज गैस मूव्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हाउ डज वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो गैस क्या चीज़ से जाएगा? सॉलिड लिक्विड गैस डिफ्यूजन से, और ये वाटर तो डिफ्यूजन से भी जा सकता है और ऑस्मोसिस से भी। लेकिन अगर स्पेसिफिक और लिक्विड का केस देखें तो ऑस्मोसिस से। ठीक है, ये सब हो गया। अब आ रहा है एक शब्द यहाँ पे। ठीक है, अब एक शब्द आ रहा है यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म? क्या होता है? तो देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग कंटेंट्स ऑफ सेल डज नॉट इंक्लूड सेल वॉल। यही डिफिनीशन है। तो प्रोटोप्लाज्म कैसे करके बॉक्स में घेर देना कि प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है। अब इसको समझाया जा रहा है। ये मान लेते हैं कि पूरा क्या है? सेल है। और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे सेल वॉल है, सेल वॉल है। ये पूरा अंदर में सेल था, बाहर में क्या है? सेल वॉल है। अब इस सेल वॉल में क्या हो रहा है? सेल वॉल में क्या हो रहा है? सॉरी, ये सेल वॉल है। इसके अंदर क्या होगा? सेल वॉल के बाद साइटोप्लाज्म होगा, येलो कलर का साइटोप्लाज्म रहता है ना, ये सब। ऐसे में न्यूक्लियस हैन तैन दिस डैट सब चीज़ हो रहा होगा। तो ये बोलता है कि हमको पता है कि सेल में सिर्फ कौन नॉन लिविंग रहता है? सेल वॉल। तो बोल रहा है कि सेल में तुम खाली सेल वॉल को छोड़ के, जो नॉन लिविंग थिंग पार्ट है उसको छोड़ के, बाकी सेल के अंदर जितना भी चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, कोई भी चीज़ हो गया, तो न्यूक्लियस दिस डैट, इस पूरा जो इसम बना रहा है, इसे
सेल वॉल वाइट वाला जो है उसको छोड़ के, ठीक है, नहीं पूरा जो इसे इसे बना रहे हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। ये पूरा जो हम ऐसे ऐसे बना रहे हैं, न्यूक्लियस को भले सेल वॉल को छोड़ के, इस पूरे को एक समूह में कह सकते हैं क्या चीज़, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है। प्रोटोप्लाज्म का है, तुमको क्या है तो इसका फॉर्मूला अपने से भी बना सकते हैं। देखो प्रोटोप्लाज्म तुमसे कोई पूछे क्या है तो तुम बोल सकते हो, देखिए पूरा सेल है, उस सेल में से क्या कीजिए, सेल वॉल सेल वॉल छाट दीजिए। सेल वॉल नहीं नहीं, ऐसे प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे बना सकते हो, तुम लिख भी सकते हो, प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या होगा, सेल माइनस सेल वॉल। मेरा इन्वेंटर, सेल माइनस सेल वॉल। सेल वॉल। किसी को भी, बहन को भी अपने आगे बता देना है, नीट का तैयारी कर रही है, इसे उसके सर भी नहीं बताए होंगे क्योंकि अभी दिमाग में है समझाने के लिए। तो प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू सेल माइनस सेल वॉल। सेल वॉल। इस सेल वॉल मतलब सिर्फ हटा दो, अब बाकी जितना भी सेल बच जाएगा तो सेल का एनिमल में तो सारा प्रोटोप्लाज्म ही होता होगा। हाँ, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म ही हुआ वहाँ पे एनिमल में, ठीक है। हाँ। तो इसी को कहेंगे क्या, प्रोटोप्लाज्म। अब आते हैं, नया एक घटना है प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, तो यहाँ से आप हेडिंग नया डालिएगा, समझ में आ गया। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि जो प्लाज्मोलिसिस जो है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। कहाँ पे होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरी बात, जो प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, प्लांट सेल में होता है। किस में होता है, प्लांट सेल। प्लांट सेल में होता है। और प्लाज्मोलिसिस के दौरान जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल का अंदर वाला चीज़, सेल वॉल को छोड़ के, वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। पहले ये तीन बात रटे, प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मोलिसिस जो होता है ये घटना कहाँ पे होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और किस पे, कौन कहाँ किस में होता है, कौन सा सेल में, प्रोटोप्लाज्म। अरे पगला बकलोल कहेंगे, प्लांट सेल की एनिमल सेल, एनिमल सेल की प्लांट सेल, दोनों। ए जो Plant. बोला जा रहा है यहाँ पे प्लांट सेल से उतना दो, अपने मुंह से कहा जा रहा है दोनों, नींद में हो क्या, प्लांट सेल में सिर्फ होता है। इसके अंदर क्या होता है, सेल अंदर का जो क्या होता है, क्या बताए पहले रटने के लिए ना कहें तब ना समझाएंगे। श्रिंक होता है कि फूल जाता है, Shrink होता है। श्रिंक। तीनों बात हो गया। अब देखो बता रहे क्या है यहाँ पे, ये जो है सेल वॉल है मान लो, और इसके अंदर का जो सारा चीज बच गया ये प्रोटोप्लाज्म है। इसको हम रख दिए पूरे को कौन से सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। कौन से सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के दौरान क्या होता है, अरे यार तुम बताओ, भी नहीं बताया क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है सेल के साथ, हाइपर सेल। सबसे पहली बात बताओ, फूलेगा कि सूझेगा, श्रिंक करेगा, सूझना और फूलने की बात है। तो मतलब वही है, मतलब कि फूलेगा कि श्रिंक करेगा, श्रिंक करेगा। सेल क्या करेगा, श्रिंक श्रिंक करेगा। लेकिन जो सेल वॉल है यहाँ पे, ये सेल वॉल जो है ये तो पानी को अंदर जाना ही नहीं देगा। ये जो सेल वॉल है ये पानी को अंदर बाहर जाने ही नहीं देगा, ना ही अंदर जाने देगा। लेकिन इसको क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म, लेकिन क्या करना, अंदर वाला चीज़ क्या चाहेगा सेल का, बाहर जाना, बाहर जाना चाहेगा, पानी बाहर जाना चाहेगा, वही तो हम भी कह रहे हैं। ठीक है। पानी, एक सेकेंड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्रोटोप्लाज्म पूछे क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म उसी को कहते हैं जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखेंगे ना, तो इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वह सिकुड़ जाएगा, बस खत्म, ठीक है। इसके अंदर का प्लांट सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, याद रहेगा। अब उसके बाद याद रखना है कि जो प्लाज्मोलिसिस कहाँ पे होता है, तो बोलना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किस में होता है, तो लिविंग प्लांट सेल में होता है। किस में होता है, लिविंग प्लांट सेल, डेड में नहीं। और जो होता है इसमें क्या होता है, अंदर का प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। तो यही बात है, ये फिगर भी बना लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो ये इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिविंग प्लांट शो करता है प्लाज्मोलिसिस, लेकिन डेड प्लांट शो नहीं करता है प्लाज्मोलिसिस।
डेड प्लांट क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि उसके अंदर का जो है सेल मर ही जाएगा, सेल मेम्ब्रेन काम ही नहीं पानी कर पाएगा, आ ही नहीं जा पाएगा। तो इसी कारण नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बोला जा रहा है हर एक चीज़ प्लाज्मोलिसिस सिर्फ प्लांट सेल शो करता है, एनिमल सेल नहीं करता। नहीं करता है, एनिमल सेल नहीं करता है। क्यों? अगर कोई पूछ दे तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है तो घंटा करेगा, प्लांट में ना सेल वॉल होता है तो वो रोकता है। इस अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि प्लांट सेल वॉल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिए तो प्रोटोप्लाज्म फूल जाएगा और वो क्या होगा, प्रेशर लगाने लगेगा सेल वॉल के ऊपर, और लेकिन सेल वॉल इसको बाहर नहीं जाने देगा, सेल वॉल बाहर नहीं जाने देगा। क्या चीज? तो इसमें यही होता है। ठीक है, तो चलो, तो अब तुमको अरे ये भी लिख लेना। अब बताइए गोपा के तो ये भी लिख लेना। अब तुमको बस यहाँ पे क्या याद रखना है, फिर से समझाते रहे। अगर प्लांट सेल वॉल को किसको रख रहे हैं, प्लांट सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है क्या होता है, श्रिंक। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। लेकिन अगर प्लांट सेल वॉल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, स्वेल, फूल जाता है। इस प्रोसेस को कुछ नहीं कहते हैं, बस ये वाला प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। लेकिन ऐसा पूछ से प्लांट सेल को अगर हम लोग रख दिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा, तो बोलना कि उसके इनसाइड प्रोटोप्लाज्म विल स्वेल एंड occurs a pressure या put a pressure on the cell wall and the cell wall also apply the same pressure on the protoplasm। वो भी तो सेल वॉल भी तो लगाएगा प्रोटोप्लाज्म पे सेम इससे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस क्या है। प्लाज्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज द, कैसे डिफाइंड होगा, ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, बताओ कौन सा वाला सही होगा। ब्रेक डाउन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं, उसके अंदर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, नहीं। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर नॉन ऑफ द अबव। साइटोप्लाज्म अगर नॉन ऑफ द अबव नहीं मारोगे, समझो तो साइटोप्लाज्म भी तो बहुत बड़ा चीज़ होता है, इसी के अंदर तो सारा चीज़ होता है। एग्जामिनर चेक करना चाह रहा था कि नॉन ऑफ द अबव तो नहीं मार रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म तो बहुत अंदर का चीज़ होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म तो कहीं पढ़ में नहीं किया बेचारा। नहीं पढ़ा तुम, चलो अब उसके बाद तुम्हारे बुक में नहीं दिया होगा। प्लाज्मोलिसिस कहाँ होता है, प्लांट सेल में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस। किस लिए होता है ये एक्सोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन या पाइनोसाइटोसिस? एक्सोस्मोसिस क्या होगा, एक्सोस्मोसिस। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सोस्मोसिस क्यों हो जा रहा है, हम बताएं, हमको एक्सप्लेन करने दीजिए, नहीं कहेगा। ठीक। क्योंकि बाहर पानी भेज रहा है वो, क्योंकि ऑस्मोसिस मतलब लिक्विड होता है ना, एक्स मतलब निकालना होता है, इसलिए एक्सोस्मोसिस। ठीक है, तभी तो श्रिंक हो रहा है। प्लाज्मोलिसिस होगा क्यों, व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन कौन सा सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक में, हाइपोसोनिक। क्या होगा, 2 नंबर होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है प्लाज्मोलिसिस के, हाइपो में, हाइपरटोनिक, हाइपर में। ठीक है, आई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल यूज इन पिकलिंग इज, पिकलिंग मतलब अचार बनाने में डायरेक्ट रख दिया, प्लाज्मोलिसिस प्रिंसिपल पे काम करता है अचार। ठीक है, अब बस हो गया पूरा, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कुछ करा दे रहे हैं। ठीक है, खत्म जाते। क्या कहिए तक चलेगा। लार्जर सेल ऑर्गेनल कौन है, अगर तुमसे पूछे सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन है कोशिका में, प्लांट में पूछे तो वॉक्यूल, प्लांट में पूछे तो कौन होगा, वॉक्यूल। लेकिन ऐसा ही प्लांट कुछ नहीं, अगर ऐसा ही बोल रहा है तो सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस। प्लांट हो चाहे एनिमल, सबसे बड़ा क्या होगा, न्यूक्लियस। प्लांट हो चाहे, लेकिन सबसे बड़ा सिर्फ अगर सिर्फ बोल दे स्पेसिफिकली दे तब ना, नहीं तो प्लांट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल सिर्फ पूछ दे, प्लांट एनिमल का नाम नहीं लिखे तो न्यूक्लियस मार के आएंगे, लेकिन एक प्लांट दे देते हैं लिखा हुआ नहीं तब वॉक्यूल। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल पूछे प्लांट एनिमल में तो
राइबोसोम्स, देखा राइबोसोम्स एकदम छोटा छोटा था, दाना टाइप का। और वो उसी पे अपना तो है नहीं खड़ा बेचारा, दूसरे ही पे खड़ा तो ये हो गया। अब पूछ रहा है कि किस किस प्रकार का राइबोसोम्स किस में पाया जाता है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन बना दिए। राइबोसोम्स का दो प्रकार होता है, एक 70S, एक 80S। एक 70S, 80 है। 80S। 70S को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 50-30 में, इसको 60-40 में। वो छोड़ो, बस इतना याद रखो 70S वाला राइबोसोम्स किस में पाया जाता है और 80S वाला राइबोसोम्स किस में पाया जाता है। तो 70S वाला राइबोसोम्स पाया जाता है जितना भी प्रोकैरियोटिक है ना, बैक्टीरिया वगैरह। ऐसे भी राइबोसोम्स ही एकमात्र चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ये बात पता है कि नहीं? जो प्रोकैरियोटिक है ना, जैसे बैक्टीरिया हो गया, हाँ बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया। अमीबा प्रोकैरियोटिक है, सॉरी मार दिए, अमीबा प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर है, वो का कहेंगे। अभी तक ले दूसरा से ये रटाया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक कौन कौन है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है सिर्फ, ठीक है ना। बैक्टीरिया ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, उसमें भी वो यूनिसेलुलर है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, इन सब के अंदर जो राइबोसोम्स पाया जाता है। अरे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बताए, अरे कुछ नहीं पड़ता है। MNOP, इन सभी के पास अपना राइबोसोम्स भी पाया जाता है। MNP। तो क्या क्या बताए थे? MNOP, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड, इन तीनों के पास अपना राइबोसोम्स DNA भी पाया जाता है। तो इसमें हटा दो ये, लेकिन यहाँ पे ओ तो हटा ही दो, लेकिन 70S जो राइबोसोम्स है इसमें नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस में। इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इसका ठीक है, याद हो जाएगा। तो प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी में क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम्स। अब बाकी जो कुछ भी ऑप्शन थे तो एग्जाम में क्या मार देना? 80S राइबोसोम्स। जैसे न्यूक्लियस दे तो क्या मारेगा? 80S राइबोसोम्स। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दे तो 80S, साइटोप्लाज्म दे तो 80S, अच्छा यूकैरियोटिक दे तो 80S। ये दिया कि कौन सा वाला न्यूक्लियस। अब उसके बाद है ना, ये कुछ है कि लोकोमोशन ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चलने में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा पार्ट मदद करता है। जैसे फ्लैजला, तो फ्लैजला किस में होता है? यूगेलिना में होता है। सिलिया किस में होता है? पारामेसियम में होता है। ट्यूब फिट किस में होता है? स्टार फिट में होता है। स्यूडोपोडिया से कौन चलता है? अमीबा। पारापोडिया से कौन चलता है? नेरिस। इसको याद किए पनीर। पीएस से पारापोडिया, NER से नेरिस। हाइड्रा से कौन, हाइड्रा किससे चलता है? टेंटिकल से। जेलीफिश बॉडी ट्यूब से। प्राउन फिश अपेंडेजस से। अर्थबॉम सीटे से। तो तुमको इसमें से 4 वो याद करना है, हम ज़्यादा लिख दिए हुए, ठीक है। ये वो तो फ्लैजला तो याद ही करना है, FE मतलब यूग्लिना से चलता है। सिलिया याद ही करना है कि पारामीशियम से चलता है। एक ये याद करना है, सीडोपोडिया से अमीबा चलता है, और ये सीटे से अर्थवॉर्म चलता है, ठीक है। अब ये देखो क्रोमोसोम्स का संख्या भी याद कर लो। अगर तुमसे पूछो क्रोमोसोम्स कैसे कैसे से मिलके बना रहता था, प्रोटीन प्लस DNA, इन दोनों से मिलके बना रहता है। उसमें गोल गोल जो लपटा रहता है ना, इसे इसे में गोल गोल, तो वही ना रहता है, प्रोटीन रहता है, वो हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोम जो होता है ह्यूमन में कितना होता है? तो पूछ दे तो 46। पेयर पूछे तो 23, पेयर पूछे तो 23, टोटल नंबर पूछे तो 46। ऑटोसोम की संख्या कितना है? 44। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम पूछे तो 2, या तो 2XX या 2XY। एक कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दिया कि छिपकली में है ना सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं पाया जाता है, फीमेल ही होता है छिपकली। हाँ, तो उसको कैसे पता चलेंगे कि छिपकली जो है ये मेल है कि फीमेल? तो टेम्परेचर से। हाँ, यहाँ पे और भी दिया हुआ क्रोमोसोम्स की संख्या, तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, तुमसे पूछे DNA का सबसे छोटा इकाई क्या है?
तो न्यूक्लियोटाइड होता है कि न्यूक्लियोसाइड होता है, तो तुम बोलना न्यूक्लियोटाइड। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, करा दे रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड, साइड नहीं, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। टाइड धोने वाला होता है। सेल में राइबोसोम्स कहाँ कहाँ मिलता है, तो हम बताइए दिए हैं कहाँ कहाँ मिलता है। साइटोप्लाज्म में तो मिलता ही है, क्योंकि उसी में तो सारा मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड में। लाइसोसोम्स के पास नहीं, वैक्यूल्स के पास नहीं, गोल्गी प्रोटोस के पास नहीं। साइटोप्लाज्म में क्यों रखे? अरे साइटोप्लाज्म में तो दुनिया का सारा चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। अगर ऐसा सवाल पूछ दे तो बताओ, ग्लाइकोलिसिस होता है? नहीं, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्लास 10 में पढ़ोगे, ये साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल यहीं पे चलता है। ठीक है, ये तो नहीं पढ़ना था हमको। कौन? ये ग्लाइकोलाइसिस और नहीं, क्रेब्स साइकिल दिया हुआ नहीं है शब्द, पढ़े हुए हैं। हाँ पढ़े। उसमें जोड़ दिए हुए सवाल, तरीका का मतलब। 1918 में स्पेन फ्लू कहाँ आया था भारत में? 1918 में चंपारण सत्याग्रह के बाद स्पेन फ्लू पड़ा था, तो बॉम्बे में। ठीक है, हाल ही में इधर गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए करने लगा वो बॉम्बे में जाके। एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। अच्छा, जो बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया होता है वो क्या छोड़ता है? क्या छोड़ता है? तो वो एंटीजन छोड़ता है। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो वो एंटीजन के खिलाफ बनता है ना, उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स तो दवा होता है। एंटीबायोटिक। हाँ, तो यहाँ पे एंटीजन के बारे में ये लिखा है कि रोग पैदा करने वाला जो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, ठीक है ना, बैक्टीरिया के या वायरस के ऊपर, उसके जो सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। इसी एंटीजन के खिलाफ हमारे बॉडी में क्या बनता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एंटीबायोटिक से बनाते हैं, आइए लड़ाई करता है। इंटरफॉर्न क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंटरफॉर्न एक एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन है। तो मान लो कि जैसे ही किसी के बॉडी में जब वायरस जाएगा ना, तो एक प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, प्रोटीन वायरस के एक्शन के खिलाफ, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा? मजबूत होगा। यही इसी को क्या कहते हैं? इंटरफॉर्न कहते हैं। ठीक है, अच्छा, माइटोसिस में दो चीज़ बताए थे। माइटोसिस में ध्रुव की ओर, मतलब पोल की ओर, दो चीज़ जाता है। एक जाता है सेंट्रोसोम और एक जाता है, क्या जाता है उसकी ओर? क्रोमोसोम्स। तो सेंट्रोसोम कौन सा फेज में जाता है? तो प्रोटोफेज में। और क्रोमोसोम्स कौन सा फेज में जाता है? तो टेलोफेज में। मतलब सेंट्रोसोम दूसरे के फेज में चला जाता है। आईपी मैट ये तीसरा प्रोसेस में जाता है। साइटोकाइनेसिस सबसे लास्ट होता है। साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है। आर्टिफिशियल रिंग कैसे होता है, अगर ये पूछ दे तो? सिल्वर आयोडाइड, इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका है। पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस का या लिक्विड प्रोपेन का, उसमें सबसे ज़्यादा किसका है? सिल्वर आयोडाइड। ये आप कहाँ केमिस्ट्री पे गलती से हो गया, एक दो क्वेश्चन नोट हो गया तो क्या हो गया? कुछ ना कुछ हम बकचोदी करेंगे, ज़्यादा ज्ञान देंगे। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में क्या करो? प्रण बांध लो। ये तुम्हारे लिए दे दिए हैं लास्ट में। ये वाला बनाया था, हम इसे बना के बताए थे। नहीं बनाए थे या कुछ गलत किया हुआ तो यहाँ से सुधार लेना, तो फिर काट के बना लेना, उसके ऊपर चिपका लेना वहाँ पे। सेल जो है वो दो तरीके का होता है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल ये सब होता है, बीबीएम, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। मतलब सारा बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही तो कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब जो यूकैरियोटिक होता है ये दो तरीके से होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर कौन आता है? तो प्रोटिस्टा, इसी को कहते हैं अमीबा भी। और जो मल्टी सेलुलर होता है तो इसमें भी दो प्रकार का, जिसके पास सेल वॉल है, तो जिसके पास सेल वॉल, इसमें भी दो प्रकार का। जो फोटोसिंथेसिस कर सके उसको कहेंगे प्लांट, और जिसके पास सेल वॉल है लेकिन मल्टी सेलुलर भी है, यूकैरियोटिक भी है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, उसी को कहते हैं फंगी। और जिसके पास सेल वॉल है ही नहीं लेकिन वो यूकैरियोटिक भी है, मल्टी सेलुलर भी है, उसको कहते हैं एनिमल। ये पूरा चार्ट याद कर लेना। तुम्हारा क्लास यहीं से शुरू हुआ था, याद है? बचपन में यही स्लाइड से।
तो अभी तक तुमको याद नहीं हो रहा है। याद हो चुका है। ठीक है, अपने से भी बना के देखना। बाय, ऑल द बेस्ट। हो गया ख़त्म ये चैप्टर। अब कॉल क्वेश्चन आंसर कराएंगे 20 खत्म।